हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लैंड की क्रांति के क्या कारण रहे। इंग्लैंड की क्रांति से क्वेश्चन ये हमेशा एमपीपीएससी के मेंस के पेपर फर्स्ट में अक्सर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है और इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि ये जो क्रांति थी, इस क्रांति ने अपना लक्ष्य जो है वो बिना रक्तपात बहाए, बिना लड़ाई झगड़े के इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इसलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस क्रांति को गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने बिना लड़ाई झगड़े और बिना किसी का रक्त बहे ही इस क्रांति ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इससे हमेशा 6 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर 6 मार्क्स में अगर लिखने को आते हैं तो कम से कम हमें 1 पेज तो लिखना होता है। तो 1 पेज तो बहुत ही हमें कम लगता है जब लिखने हम बैठते हैं, क्योंकि क्रांति में इतना सारा इतने सारे मैटर्स रहते हैं वहाँ पे। तो हमें ये चीज़ डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि हम इसमें क्या लिखना चाहिए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना चाहिए और 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमें कैसे अटेंड करना चाहिए। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कम से कम 1 पेज में आंसर देना होता है और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसमें 2 से 2.5 पेज में हमें आंसर क्लियर करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही टाइप की आंसर राइटिंग बताऊंगी। यहाँ पे 1688 में इंग्लैंड की क्रांति के कारण दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं और अपने आंसर और अपने पॉइंट जो है आप इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे जो उसका तात्कालिक कारण था क्रांति का, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैंने, जो उसका तात्कालिक कारण था। तो आप इस तरीके से 1 या 1.5 पेज में अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या दिया है। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति के कारण, तो इसके कारण क्या है। फर्स्ट है धार्मिक नीतियाँ, सेकेंड है फ्रांस के साथ मित्रता, टेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता, निलंबन तथा विमोचन के अधिकार का प्रयोग, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप, धार्मिक न्यायालय की स्थापना, स्थायी सेना में वृद्धि, चुनाव में हस्तक्षेप, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड की नीति, 7 पादरियों पर अभियोग, और उसका जो लास्ट और मेन कारण है पुत्र का जन्म। यहाँ क्या होता है, सन 1688 में जेम्स द्वितीय ने अपनी कैथोलिक पत्नी से एक पुत्र को जन्म दिया। इससे लोगों को क्या विश्वास हो गया कि बच्चे का जो पालन पोषण है वो कैथोलिक वातावरण में होगा और उसे कैथोलिक शिक्षा दी जाएगी। तो इस आशंका से लोग क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे और वे क्रांति की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तात्कालीन कारण क्या था, उसका पुत्र का जन्म। तो आप भले सारे पॉइंट आप इसमें से 1-2 पॉइंट मिस भी कर सकते हो, पर आप जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये पुत्र का जन्म, आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर 6 मार्क्स में आता तो भी आपको ये लिखना है और 15 मार्क्स में आएगा तो भी आप ये लिखना लास्ट में। तो फिर अब हम देखते हैं 15 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे दिया है 1688 ईस्वी के इंग्लैंड की क्रांति के कारण। तो पहला कारण क्या है, धार्मिक नीति। इसके अंतर्गत क्या होता था, जेम्स द्वितीय जो था वो कट्टर कैथोलिक था। जेम्स द्वितीय क्या था, कट्टर कैथोलिक था। वह कैथोलिकों को ही राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त करना चाहता था। वो क्या चाहता था कि कैथोलिक जो है उन्हीं को ही राज्य के जो प्रमुख पद हैं उन पर नियुक्त किया जाए। और विरोधियों का दमन करने के लिए उसने हाई कमीशन नामक न्यायालय की स्थापना की थी। जो भी कैथोलिक धर्म का विरोधी होता था तो विरोधियों का दमन करने के लिए उसने हाई कमीशन नामक न्यायालय की स्थापना की थी। और वो जो भी कैथोलिक धर्म के विरुद्ध में कार्य करता था या विरुद्ध खड़े होता था तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी। इसने कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार जारी रखा और ये कैथोलिक धर्म का प्रचारक था। फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, फ्रांस के साथ मैत्री संबंध। जेम्स द्वितीय जो था उसका वो किससे मित्रता थी उसकी, फ्रांस के राजा लुई 14वें से। ठीक है, फ्रांस के राजा लुई 14वें से जो है जेम्स द्वितीय की मित्रता थी। तो वो क्या
तो उसको विश्वास था, मतलब जेम्स द्वितीय को विश्वास था कि जो फ्रांस का राजा लुई 14वां है उसे सेना और धन से सहायता दे सकता है। उसको क्या विश्वास था कि फ्रांस का राजा उसे सेना और धन से सहायता दे सकता है, इसलिए वो मित्रता अपनी जारी रखा। उसने कैथोलिकों को सुविधाएं प्रदान की, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार किए। इसने क्या किया, कैथोलिकों को बहुत सी प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे उन पर ये अत्याचार करते थे। फिर नेक्स्ट कारण हम देखेंगे, टेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता। टेक्स्ट एक्ट के प्रति उदासीनता, तो इस एक्ट के अनुसार होता क्या था, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते थे उन पर केवल प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को ही नियुक्ति का अधिकार था। उनमें केवल प्रोटेस्टेंट धर्मों के लोगों को ही नियुक्ति का अधिकार था, उसमें कैथोलिक धर्म के लोगों को नियुक्ति का अधिकार नहीं था। तो जेम्स द्वितीय राजा क्या चाहता था, राजा चाहता था इस एक्ट को खत्म करना, इस एक्ट को रद्द करना चाहता था राजा। ठीक है, तो उसने रद्द करने की कोशिश की, परंतु संसद ने इस बात का विरोध किया, परंतु संसद ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो जेम्स द्वितीय ने क्या किया, तो जो राजा था वो असंतुष्ट होकर उसने संसद को ही भंग कर दिया। जेम्स द्वितीय ने क्या किया था, असंतुष्ट होकर संसद को ही भंग कर दिया था। फोर्थ देखेंगे हम, निलंबन और विमोचन के अधिकार का प्रयोग। तो देखो, निलंबन और विमोचन का अधिकार का प्रयोग क्या होता है कि मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कोई कानून लागू कर देना और कभी भी कोई कानून रद्द कर देना। तो आवश्यकता पड़ने पर राजा किसी भी नियम को स्थगित कर सकता था। इस अधिकार का प्रयोग करके उसने कैथोलिकों के विरुद्ध बने सभी कानूनों को रद्द कर दिए। उसने इस अधिकार का प्रयोग किया और कैथोलिकों के खिलाफ जितने भी कानून बने थे वहाँ पे उसने सारे रद्द कर दिए। तो इससे प्रोटेस्टेंट जो धर्म के अनुयायी थे उनमें एक क्या हुआ, उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। उसने क्या किया था, विश्वविद्यालय में भी हस्तक्षेप किया था। विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े पद होते थे उसने विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पदों पर कैथोलिकों को नियुक्ति दी थी। किसको दी थी, कैथोलिकों को नियुक्ति दी थी, मतलब उसके समर्थकों को। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक उपकुलपति हैं, उनको उसने पदमुक्त कर दिया था, ये कह के कि उन्होंने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इनकार कर दिया था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक उपकुलपति, तो उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उपकुलपति को पदमुक्त कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और क्या किया था इसने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी इसने कैथोलिक धर्म की प्रचार व्यवस्था की। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी मतलब उसने कैथोलिक धर्म की प्रचार की व्यवस्था की। नेक्स्ट देखेंगे हम, धार्मिक न्यायालय की स्थापना। तो ये क्या था यहाँ पे, इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पादरियों को राजा की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना था। धार्मिक न्यायालय की स्थापना क्यों की थी उसने, इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य था इस न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, पादरियों को राजा की इच्छा अनुसार कार्य कराने के लिए बाध्य करना। इसमें कैथोलिक धर्म के विरोधियों को क्रूर सजा दी जाती थी, मतलब जो भी कैथोलिक धर्म के खिलाफ जाता था उनको इसमें क्रूर सजा का प्रावधान था। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्थायी सेना में वृद्धि। ठीक है, राजा को मतलब जेम्स द्वितीय को सुरक्षित शासन मिला। जेम्स द्वितीय को सुरक्षित शासन मिला था। उस समय ना तो आंतरिक विद्रोह की संभावना थी और ना ही विदेशी आक्रमण का कोई भय था। ना तो आंतरिक विद्रोह की संभावना थी और ना ही विदेशी आक्रमण का कोई भय था। फिर भी राजा जो है वो सेना में वृद्धि करना चाहता था। फिर भी राजा क्या चाहता था, सेना में वृद्धि करना चाहता था। और वो सेना में वृद्धि करने के माध्यम से उसका एक और रीज़न ये था कि वो जो कैथोलिक धर्म के जो विरोध में खड़े होते हैं उन पर वो अपना शासन और क्या बोलते हैं, उन पर अपना वो अधिकार जताना चाहता था। ठीक है, सेना के माध्यम से। तो वो सेना में अपनी ऐसे वृद्धि करना चाहता था। चुनाव में हस्तक्षेप, वह संसद के सदस्यों को भी नॉमिनेट करने लगा था। वह संसद के सदस्यों को भी नॉमिनेट करने लगा था। वह अपने समर्थकों की संख्या संसद में बढ़ाना चाहता था। वो क्यों करने लगा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके समर्थकों की संख्या संसद में बढ़े, मतलब कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी हैं वो संसद में जाएं। इससे संसद के सदस्य जो थे वो असंतुष्ट थे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट रीजन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्रति नीति। यहाँ पर भी उसने जो ऊंचे ऊंचे पद थे उस पर कैथोलिकों को नियुक्त किया था तथा उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी, जिससे वहाँ के प्रोटेस्टेंट अनुयायी थे वो भयभीत हो गए थे। फिर हम देखेंगे 7 पादरियों पर अभियोग।
राजा ने सन 1688 ईस्वी में राज्य के प्रत्येक चर्च में लगातार 2 रविवार को पढ़ने का आदेश दिया था। उसने क्या कहा था? लगातार 2 रविवार को चर्च में पढ़ना, ठीक है, पढ़ने का आदेश दिया था। तब कैंटरबरी के आर्क बिशप और अन्य 6 बिशपों ने राजा के सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आदेश को वापस लेने की मांग की। तब क्या हुआ? कैंटरबरी के आर्क बिशप और 6 अन्य बिशपों ने राजा के सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदन को वापस लेने की मांग की, परंतु जेम्स द्वितीय ने इन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर मुकदमा चलवाया। उसने क्या किया? इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलवाया, लेकिन न्यायालय ने बिशपों को निर्दोष घोषित किया। तो एक तो ये वाला कार्य किया, तो उसने 7 पादरियों पर उसने महाभियोग लगाया था। और जो उसका लास्ट और जो तात्कालिक कारण था और जो सबसे मेन कारण था वो था पुत्र का जन्म, ठीक है। अभी तक जनता क्या सोच रही थी कि अगर जेम्स द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी लड़की जो मैरी है वो बनेगी शासिका, और मैरी जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायी है। तो अभी तक उनको लोगों को ये लग रहा था कि कभी ना कभी तो मैरी बनेगी शासिका, तो वो मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म के काम करेगी। तो उनको अभी तक ये लग रहा था कि ये कभी ना कभी शासिका बनेगी। पर क्या होता है 1688 में जेम्स द्वितीय ने अपनी कैथोलिक पत्नी से एक पुत्र को जन्म दिया। इससे लोगों को क्या विश्वास हो गया? इससे लोगों को विश्वास हो गया कि बच्चे का लालन पालन कैथोलिक वातावरण में होगा और उसे कैथोलिक शिक्षा दी जाएगी। इस आशंका से लोग क्या हो गए? भयभीत हो गए। अब वे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासन का अंत कर सकते थे। तो इस आशंका से लोग क्या हो गए थे? और भी भयभीत हो गए थे। और फिर उन्होंने लास्ट मार्ग क्या सोचा? क्रांति का। तो इससे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासन का अंत कर सकते थे, ठीक है।